नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बहुत एक जुमला आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि आपदा को अवसर में बदलिए। उन्होंने बाद में बोला, बहुत पहले से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये बात सियासी गलियारों में कही जाती रही है कि वो बहुत माहिर हैं आपदा को अवसर में बदलने में। अभी उन्हें कोरोना हुआ, अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उन्होंने वर्चुअल कैबिनेट की मीटिंग कर डाली और ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहली ऐसी जगह है जहां पर वर्चुअल कैबिनेट की मीटिंग हुई हो। यानी आपदा को अवसर में बदलने का इससे बेहतर उदाहरण और कोई दूसरा हो नहीं सकता। चूंकि चुनाव का मौका है, 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है वर्चुअल रैलियों के भी दौर चल रहे हैं और इसमें भी शुरुआत बीजेपी ने की थी। सवाल जरूर इसको लेकर खड़े हो सकते हैं, वो बहुत सारे हैं। वो ये भी कि क्या वाकई मध्य प्रदेश के उन इलाकों में जहां पर चुनाव होना है वहां वोटर इतना हाईटेक है? वो वोटर जो अभी ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं करता, अभी मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट के धक्के खाता है, चक्कर लगाता है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करता, क्या उस वोटर को इस ऑनलाइन अंदाज में इतना प्रभावित किया जा सकता है कि वो उनके पक्ष में मतदान करे? समस्या दोनों के लिए, बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। और जिस तरह के कोरोना को लेकर हालात बने हैं, आने वाले दौर में बिल्कुल ये उम्मीद भी नहीं लगती और ये गुंजाइश भी नहीं है कि शायद रैलियां वहां पर जाकर शुरू हो जाएं। फिर भी चुनाव जीतना है, क्योंकि 27 सीटें ही तय करेंगी कि मध्य प्रदेश में दरअसल कौन सी पार्टी की सरकार रहेगी और कितने वक्त तक रहेगी। यानी दोनों ही राजनीतिक दलों की सरकार एक की है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों का एमपी में सियासी भविष्य तय कर देंगे ये चुनाव। तो आज चर्चा करेंगे इसी मसले पर कि क्या ये वर्चुअल कैबिनेट तक तो ठीक है, वर्चुअल रैली तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगा? एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन पहले आपको रस्मन दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। किसी ऑनलाइन क्लास का सा ये सीन एमपी की वर्चुअल कैबिनेट का है। इसे वक्त की जरूरत कह लीजिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भी काम ना रुके, उस लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज ने अस्पताल से ही आज कैबिनेट की बैठक ली। इस वर्चुअल कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना को मंजूरी दे दी गई। चंबल एक्सप्रेस वे को चंबल प्रोग्रेस वे का नाम दिया गया। आज नया इतिहास रचना है, कैबिनेट के इतिहास में पहली बार हो रही। ये हमारे संकल्प का परिचायक है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, प्रदेश की जनता का काम हम रुकने नहीं देंगे। अगर अस्पताल से भी जरूरत पड़ी, यहाँ बैठकर भी काम करेंगे। इस पर हमें सख्ती, ताकि हम जनता के कामों को बेहतर संपादित कर सकें। सरकार का वर्चुअल चेहरा समय की मांग हो सकता है, लेकिन कोरोना संकट में क्या यही भविष्य की राजनीति की भी तस्वीर है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कैदियों की पेशी भी वर्चुअल ही होगी, लेकिन सियासत के अखाड़े में आरोप एक्चुअल में सुनाई दिए। कैबिनेट मीटिंग में शिवराज चौहान बोलते कि मैं चड्डी बनियान भी यहीं धोता हूँ अपने हाथ से, चाय भी अपने हाथ से बनाता हूँ। अब क्या कैबिनेट का स्तर इतना कमजोर हो गया? क्या हालात हैं इस प्रदेश के? शिवराज भैया आप ही बता देना। चड्डी बनियान के बाद और क्या धोना है, देख लेना। हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, पर जब प्रदेश पे संकट आए तब तो हम एक हो सकते हैं। सारी मीटिंगें वर्चुअल हो रही हैं, कोरोना की बैठक वर्चुअल हो रही है। कृपा करो, कभी तो प्रदेश की सोचो कांग्रेस वालों। तो सवाल यह है कि ऑनलाइन होती सरकार अगर कल की राजनीति का ट्रेलर है, तो क्या 27 सीटों के उपचुनाव में अब ऑनलाइन का ही ट्रेंड आएगा? उम्मीदवार वर्चुअल ही राजनीति करेगा, ट्विटर के तीर चलाएगा? सबसे बड़ा सवाल कि उस ग्रामीण वोटर से कैसे कनेक्ट हो पाएगा? धूल भरे रास्तों पर ही जिसका नेटवर्क मिलता है। सवाल ये कि ऑनलाइन राजनीति टिकाऊ है क्या? जवाब तो देना होगा। शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता जी भी हैं। भूपेन जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रजनीश जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है दिनेश गुप्ता, दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रजनीश जी से ही। रजनीश जी, वर्चुअल रैली, वर्चुअल कैबिनेट, सब सारा वर्ल्ड वर्चुअल हुआ जा रहा है, चुनाव जिता देगा ये वर्चुअल के नहीं? देखिए, चुनाव का तो एक पक्ष है ही, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज वर्चुअल कैबिनेट की मीटिंग हुई है, देश की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। और इस वर्चुअल मीटिंग की आलोचना करने वालों को बता दूं, कम से कम चंबल प्रोग्रेस वे जो फुटपाथ पर अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनके लिए लोन की व्यवस्था, तमाम छोटे बड़े कोविड मरीजों के लिए आर्थिक सहयोग का प्रावधान, ये जो निर्णय हुए उस पर तो बात करते हैं। और वर्चुअल मीटिंग करके कामकाज निपटाया है मुख्यमंत्री शिवराज जी, जो कोरोना योद्धा की तरह लगे हुए, जुटे हुए, शुरुआत से शपथ लेने के बाद से लगातार। अरे भाई, आलोचना थोड़ी हो रही है, आलोचना बिल्कुल नहीं हो रही है। हमने खुद भी कहा कि आप आपदा को अवसर बदलने वाली पार्टी के आप भी हो, आलोचना नहीं है। ये है कि क्या ये वाकई इतना वोटर एमपी का जागरूक हो गया? कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के नेता पले पड़े हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। दूसरी बात ये वर्चुअल रैली की आपने बात कही, बिल्कुल जनता से संवाद करने के लिए अगर वर्चुअल माध्यम उपलब्ध है तो करना चाहिए। जिन ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं प्रवीण जी, उस ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा एक्सेस सबसे ज्यादा हो रहा है। ग्रामीण और कस्बा क्षेत्रों में ऑनलाइन शॉपिंग का जो कॉर्पोरेट का रिकॉर्ड है, आंकड़े हैं, वो सबसे ज्यादा इन इलाकों में भी हो रही है। तो ये इलाके जहां मोदी जी की डिजिटल इंडिया के कारण अप्रोच बढ़ी है, चाहे वो फाइबर लाइन बिछाने का काम पंचायतों तक हुआ हो, चाहे डाटा एक्सेस सस्ता हुआ हो, और दूसरे तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो करने का कारण बना हो, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों तक बन रहा है। और वो हमारे जो वर्चुअल रैलीज हुई हैं, वो फेसबुक पर आप व्यूअर्स देख सकते हैं, ट्विटर पर व्यूअर्स देख सकते हैं, यूट्यूब पर व्यूअर्स देख सकते हैं, वो तो दिखाई पड़ते हैं, हर एक को दिखाई पड़ते हैं, और उनका जोड़। ठीक है भूपेन जी, कर रहे आऊंगा, बहुत वक्त है, अभी तो आगाज है श्रीमान आज की बहस का। ठीक है, आ जाऊंगा, आऊंगा रजनीश जी, पहले भूपेन जी का रुख कर लेते हैं। भूपेन जी, ये वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, वर्चुअल कैबिनेट कर रहे हैं, आप अभी भी चिट्ठी में अटके। वो दिग्विजय सिंह जी ने, वो मतलब गनीमत है कबूतर के जरिए नहीं भेज रहा है, दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति जी को फिर चिट्ठी लिखी है। तो फिर ये वर्चुअल वाले दौर में हम चिट्ठियों में हैं लगातार, तो फिर कैसे होगा फिर मुकाबला 27 सीटों पर इनसे? ये तो तकनीक का सहारा लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, वर्चुअल व्यक्ति तो वोट डालेगा नहीं, वो तो एक्चुअली डालेगा, तो हमारा एक्चुअल ही एंड में काम आएगा। लेकिन ये जो नाटक हुआ है वर्चुअल कैबिनेट का, इस नाटक पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो समाज के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। पहली चीज तो ये कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग करके जो है शासकीय कार्य करने के लिए उन्होंने कहा था कि ये सुरक्षित नहीं है और इनके माध्यम से डाटा चोरी हो जाता है। जो कैबिनेट की बैठक होती है, ये गोपनीयता के जो है एक्ट के आधार पर बंधी रहती है, इसका अपना एक एजेंडा होता है और उसकी प्रेस ही जो है अप्रूव होती है। तो अब जब ये इस तरह के कार्य क्या जो है वैधानिक स्तर पर ठीक हैं, उचित हैं, इसका परीक्षण होना चाहिए और इस पर लोगों के सामने एक विमर्श होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब एक कैबिनेट का निश्चित एजेंडा होता है तो उसमें चड्डी बनियान धोना भी क्या जो है एजेंडे का विषय है। ये बात हमें करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी कि जब हम एक मूल्यानुगत समाज की बात करते हैं, जब हम मूल्य स्थापित करने की बात करते हैं, तब हमको जो है इतना संयम होना चाहिए कि हम जो है प्रचार के लिए कम से कम इतने वो कहना चाहिए कि इतने ज्यादा आतुर ना हो जाएं कि हम तो संवाद के संप्रेषण में बड़े माहिर है ना, जो हम कह रहे हैं आपदा को अवसर बदल लेते हैं भाई तुरंत। उनको लगा कि बहुत लोगों तक पहुंचेगा तो बोल देना चाहिए। ये आपदा ये अवसर नहीं है और इससे अवसर नहीं बदल रहा है। क्या इससे परिस्थितियां बदल रही हैं कि एक कोविड का मरीज 3 घंटे तक सड़क पर लेटा रहा? ये परिस्थितियां क्या बदलने वाली हैं कि राजधानी में जो है एमएससीटी के क्वारंटीन सेंटर में जो है इल्लियां खाने में परोसी गई? क्या ये जो है परिस्थितियां इस अवसर से बदल सकती हैं कि जिस अस्पताल में श्रीमान भर्ती है उसी अस्पताल में लोगों ने को जो है गदर मचानी पड़ी क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था? ये देश के प्रदेश के सामने ये परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में अगर कोई बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है,
तो आप कोई भी प्रयोग करें, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर इनमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, केवल आपके छवि निर्माण के लिए ये सब काम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही ये कॉस्टली अफेयर है। ये जनता के ऊपर इसका वजन पड़ता है, जनता के धन पर इसका वजन पड़ता है, उसके टैक्स पर वजन पड़ता है। इन बातों की समीक्षा होनी चाहिए, आज नहीं तो कल। आप जरूर आऊंगा जरूर। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, जो जिस मुद्दे के साथ हमने शुरुआत की, इस बात की कि इतना हाईटेक है क्या हमारे यहाँ का वोटर, खास तौर पर ये सब जो कवायद चल रही है, जितनी भी, हम सब बेहतर जानते हैं कि जो भी नजीर या जो भी वजह दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी दें, लेकिन निशाने पर तो वही है वोटर, वही है जो सरकार को स्थायित्व देगा बीजेपी के लिहाज से या कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाएगा। तो उन इलाकों का वोटर क्या इतना आपको लगता है कि इतना जागरूक है? ये सब वर्चुअल रैली, वर्चुअल कैबिनेट, ये सब समझता है, इतना हाईटेक है? नहीं, देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि ये वर्चुअल कैबिनेट का जो कंसेप्ट है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट है। इसमें पॉलिटिकल माइलेज किसी पार्टी को मिलेगा ये मुझे नहीं लगता। ना वोटर अवेयर हो ना हो, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैबिनेट की बैठक कैसे की या बिना कैबिनेट की बैठक का। जैसे हमने देखा था कि अपने अप्रैल तक जब मंत्रिमंडल नहीं बना था तब भी फैसले हो रहे थे कोरोना काल में, कि आपने फैसले कैसे किए और डिलीवर कैसे किया, आपका डिलीवरी सिस्टम कैसा है, उसको लेके जो है वोटर के मन में एक अपना धारणा बनती है सरकार के बारे में। ये एक जो है सरकार का तो कम, हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी की जो एक्टिविटीज दिखाने का जो उनका एक माध्यम था, वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उनके लिए पॉलिटिकली कुछ माइलेज उसमें मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोग इससे नाइत्तेफाकी भी रखते हैं कि आप जब इस अवस्था में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तो ऐसी आपात स्थितियां नहीं होती कि आप जो है कोई कैबिनेट की बैठक के लिए इस तरह से वर्चुअल जुड़ें और उसका फिर प्रसारण आप करें या कुछ वो करें। कैबिनेट की बैठक में आप इस तरह के कोई जो है प्रसारण की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया निर्धारित होती है। तो इसलिए जो है ये जो है उन्होंने, मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत जो है ये बताना चाहते हैं। लॉजिक है ना इसके पहले भाई, सबसे पहले सबसे तेज बीमारी को लोग मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ना कि उनको ये अवसर मिल गया कि वो एक मैसेज देख सके। देखिए मैं तो जो है बीमारी में भी काम करता हूं, मैं तो हमेशा एक्टिव रहता हूं, मैं तो इसके बिना जो बार बार वो अपने भाषणों में भी जिक्र करते हैं कि जनता मेरी भगवान है, तो उस भगवान के बगैर वो कैसे रह सकते हैं? आप बताइए कि वो लगातार उसकी सेवा करते हुए आपको नजर आएंगे, यही उनकी कोशिश होती है। ठीक है, एक बार रजनी जी का फिर रुख कर लेते हैं। रजनी जी, बहुत सारे सवाल निकल के आए और जो दिनेश जी कह रहे हैं वो बड़ा मार्केट बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या आपातकाल है, और जब आप कई महीने तक कैबिनेट नहीं बनाते, स्वयंभू मुख्यमंत्री वो कह देते हैं कि सारे विभाग मुझ में ही समाहित हैं, मैं ही सबका मुखिया हूं, तो चलती रहेगी सरकार। तो फिर आज ऐसी बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी क्या, नंबर 1, और नंबर 2, उसे लाइव क्यों कराने? ये क्या बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट की तरह नहीं था? देखिए, 2-3 बातें बहुत अलग अलग हैं जिससे मिला जुला के शामिल किया जा रहा है। एक तो अनौपचारिक संवाद होता है, कई बार औपचारिक प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया पद्धति की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल वो उसी तरह पर हुई, उसी तर्ज पर हुई। जो डूज एंड डोंट्स प्रशासनिक तौर पर प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है, कैबिनेट मीटिंग का वो पालन किया गया है। तीसरी बात यह है कि जो निर्णय लिए गए वो महत्वपूर्ण नहीं थे क्या? चंबल प्रोग्रेस वे के बारे में 309 किलोमीटर का बनाया जाना, बोलने चंबल संभाग में उसकी तमाम प्रक्रिया कैबिनेट में प्रस्तुत की गई, पास की गई, वो जरूरी था। और क्यों रोका जाए साहब? क्योंकि मुख्यमंत्री जी एडमिट, उन्होंने कहा नहीं मैं तो काम करूंगा, काम कर रहा हूं, कोरोना योद्धा की तरह उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की, क्यों उसको टाला जाए? और इसीलिए बाकी निर्णय भी आज जो फुटपाथ पर छोटा मोटा कारोबार करते हैं उनके लिए लोन की व्यवस्था का मामला हो, मैंने कहा कोविड के मरीजों को अनुदान की बात हो, जो इलाज के लिए उनका खर्चा का मामला है उसको देने की बात हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट की डेडिकेटेड हॉस्पिटल। लेकिन जूम सहित बहुत सारे ऐप के लिए सुनिए तो रजनी जी, जूम सहित बहुत सारे ऐप के लिए सेंट्रल का की जो होम मिनिस्ट्री है उसकी एडवाइजरी है ना कि ये बहुत रिस्की है, इससे डेटा जो है वो चोरी हो सकता है, और एक तरह की एडवाइजरी है कि बहुत फ्रिक्वेंटली आप यूज नहीं करें इस तरह के ऐप को। मुझे लगता है ये मुख्य सचिव समेत जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ये डूज एंड डोंट्स मैंने कहा ध्यान होंगे, जिनका जो पालन करना होगा उन्होंने किया होगा।
और मैं फिर कहता हूं कि हमने सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट तौर पर जाहिर की है। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार काम कर रहे हैं, काम करेंगे और इसमें कहीं कोई बाधा नहीं बनने देंगे, ना उन्होंने बनने दी है। ये महत्वपूर्ण है कि जनता के लिए हम काम करते रहेंगे, किसी को भी बाधा नहीं बनने देंगे। कांग्रेस जो कहती है करती रहे, उनका कोई काम नहीं है। ड्राइंग रूम में या डाइनिंग हॉल में वक्त रहा तो आऊंगा रजनीश जी आपके पास। ठीक है, भूपेन जी का रुख कर लेते। भूपेन जी, ये कम से कम काम तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि भाई हम किसी भी स्थिति में होंगे, हम काम करेंगे, काम करते हुए दिखेंगे भी और महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। तो एक तरह से इसे अच्छे भाव में भी तो देखा जा सकता है कि हाँ भाई चलिए ठीक है कि बीमार वो इस सीमा तक बीमार नहीं है कि उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़े, वो स्वस्थ हैं और केवल यह है कि इफेक्टेड हैं, तो काम कर रहे हैं। तो क्यों आलोचना होनी चाहिए? देखिए, अभी आपने जो है हमारे भाजपा के मित्र का बयान सुना। ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग तो जो है ड्राइंग रूम में और खाने की टेबल पे बैठ के जो है बातें करते हैं। एक हमारा मुख्यमंत्री बाथरूम में जो है चड्डी धोते हुए कि काम में लगा और ये बता रहा है, और इनको हमारे जो है खाने की टेबल पे बैठने पर आपत्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य चरित्र है। ये जो है इतना दोमुही राजनीति करते हैं, ये उसका जो है एक वर्गीकरण है जो इन्होंने अभी जाहिर किया। इनको हमारी जो है खाने की टेबल पे बैठने में आपत्ति है और खुद जो है बाथरूम में चड्डी धो के दिखाने में इन्हें आपत्ति नहीं है। वो महान कार्य है देश का। ये इनकी समझ का दिखाया है जो इन्होंने दिखाया नहीं भाई, अभी किया बोला है कि मैं चाय भी बना रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, अपने कपड़े भी धो रहा हूँ। दूसरी सुन लीजिए, अब दादा सुन तो लीजिए। हमें भी कोई नहीं दिखाता है कि हम खाने की टेबल पे बैठे। इनकी कल्पनाशीलता है, ये कल्पनाशीलताओं से भरे हुए लोग हैं। ये दुनिया की सारी चांद सूरज की कल्पनाएं रोज करते हैं। तो ये जो अभी जो नई चीज में जो बात आपने उठाई है, ये डूज और डोंट अकेला सीख लेने से काम नहीं चलता है। ये बातें जो है जो आदमी पद पर बैठा होता है उसको समझ नहीं होती हैं। जब देश का प्रधानमंत्री आपको आगाह कर रहा है बाकायदा मन की बात के माध्यम से वो बयान देकर, होम मिनिस्ट्री आपको आगाह कर रही है और उसके बाद अगर आप उन चीजों का उपयोग करते हैं सिर्फ इसलिए, मैंने ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो है डिलीवरी सिस्टम की जब हम बात करेंगे, जैसे बहुत अच्छी सुनिए, दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात उठाई कि आपका डिलीवरी सिस्टम क्या है। आपका डिलीवरी सिस्टम तो ये है कि राजधानी में 3 घंटे सड़क पर लेटा हुआ है पेशेंट। आपका डिलीवरी सिस्टम यह है कि यहाँ पर जो है किसी और पेशेंट का टेस्ट होता है और किसी और पेशेंट को आप कोरोना पॉजिटिव बना देते हैं। आपकी जो है डिलीवरी सिस्टम यह है कि एक महिला को सवेरे जो है आप पॉजिटिव बताते हैं, शाम को नेगेटिव बता देते हैं उसी रिपोर्ट में। ये जो आपका डिलीवरी सिस्टम है, इस डिलीवरी सिस्टम के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक आपका स्वास्थ्य मंत्री से कहता है कि न एलोपैथी की जरूरत है न होम्योपैथी की, हम तो सिंपैथी से ठीक कर देंगे। ये जो WHO के नए गाइडलाइंस ये क्रिएट कर रहे हैं, भारत के जो नए वैज्ञानिक मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, इन पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करेगा समाज? क्योंकि इन्हीं बेवकूफियों के कारण आज जनता जो है इस संकट में पहुंच गई है कि हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हैं और मर रहे हैं। ये जो जनता की जान पे खेलने की जो चीजें हैं, क्या उनमें गंभीरता नहीं होनी चाहिए? क्या उनको इतने मजाक में खेला जा सकता है कि रोज सुबह से आप नाश्ते में एक मजाक छोड़ा, दोपहर में एक मजाक छोड़ा, तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। पर्याप्त वक्त दिया भूपेन जी आपको, माफ कीजिए, तीसरे मेहमान का रुख करेंगे हम दिनेश गुप्ता जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, पॉलिटिक्स में बिल्कुल अक्सर ही कहा जाता है कि भाई जो भी आरोप हैं वो आमने सामने लगाने का जो मजा और जो तिलमिलाहट, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, उसका एक आनंद अलग है, या जो पीठ पे मारने का जो मजा है पॉलिटिक्स में खास तौर पर, वो ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में संभव है? आपको लगता है कि इलेक्शन में खास तौर पर ये जो ब्लेम गेम चलता है चुनाव के दौरान, ये असर दिखाएगा या ये मानस में जाता होगा? नंबर 1 और नंबर 2, ये जो आज पूरी कैबिनेट की शिवराज जी ने वर्चुअल ये सब और बताया कि भाई मैं खुद भी कपड़े धो रहा हूं और मैं चाय भी बना रहा हूं और मैं किसी को अपना काम करा नहीं रहा हूं, ये लोगों के मानस में आपको लगता है पेबस्त होगा? दिनेश गुप्ता जी। प्रवीण जी, आपने दंगल देखे होंगे, जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो जो क्राउड बैठा होता है सामने, उसको जो उसका जो आनंद आता है वो टेलीविजन पर लाइव देखने में नहीं आता है। तो ऐसा ही ये है कि राजनीति में जब आप वर्चुअल कुछ करते हैं भी जो मजा स्टेडियम में है वो कहाँ है? यहाँ वो कहीं नहीं होता।
और दूसरा जो जिस तरह के अभी हम देख रहे हैं कि भोपाल फिर से लॉकडाउन में है और मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहर लॉकडाउन में हैं, वो इसलिए है कि संक्रमण बढ़ा और लोगों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। यदि मुझे ऐसा लगता है कि अस्पताल में यदि कोई कोरोना का पेशेंट कोई भी हो, वो ये बताने का, ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, तो शायद संक्रमण को हम उस भाव से रोक नहीं पाएंगे, उस तेजी से नहीं रोक पाएंगे। तो इसके बारे में जो चीजें, यदि आपको संक्रमण रोकना है, इसका दुष्प्रभाव रोकना है, तो आपको जो है कुछ ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए जिससे जो है लोगों के अपना विवेक का इस्तेमाल करें और ना फैले और दोबारा ऐसे हालात ना हो। तो ये जो जिस तरह की बातें यदि आप करेंगे, ना तो कोई वोटर को फर्क पड़ना है इससे कि आप जो है हॉस्पिटल में कैसे रहते थे, क्या रहते थे। हर हॉस्पिटल में हर पेशेंट के साथ यही है। और आम आदमी, आप बताइए कि जब आप आइसोलेशन में होते हैं तो फिर आपको आइसोलेशन नॉर्म्स तो स्वाभाविक है कि सब आपको पालन करना पड़ेंगे। आइसोलेशन के जो नॉर्म्स है वो आप पालन कर रहे हैं और ये उसको आपको आप बताने की जरूरत नहीं होती। ये मेरे ख्याल से इतना लोग समझते हैं कि कोरोना में 4 महीने में समझ गए हैं कि आइसोलेशन और कंटेनमेंट क्या होता है और किस तरह की दिक्कत होती है। इसका राजनीति में कोई बहुत ज्यादा आपको वोट के तौर पे फायदा मिलेगा या आप और बड़े जननायक हो जाएंगे। जननायक तो आप पहले तो ऐसी जो स्थिति है, एक बार रजनीश जी का रुक करते। रजनीश जी, दिनेश जी जो बात कर रहे थे वही सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगा कि इन सब के मायने क्या। और दूसरा वो कह रहे हैं कि यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति, वो भी मुख्यमंत्री जैसा जिम्मेदार व्यक्ति, यदि इतने उसे हल्का कर देगा कि भाई कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो क्या दिनेश जी का ये कहना कि क्या इससे लोग और नहीं लापरवाही हो जाएंगे लेंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लापरवाही रोकने का तो बता रहे हैं, वो अपने साथियों से भी डिस्कस किए हैं, जिसका उल्लेख बार बार भूपेंद्र जी चट्टी बनियान करके कर रहे हैं। तो उनको केवल वही ध्यान है, वही सीखने की उनको जरूरत है उनके लोगों को, तो वो बताने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रोकने की पद्धति जिस प्रकार से गाइडलाइन में दी गई है वो सबको पालन करने का विषय है। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी तो आज मजे ले रहे हैं आमने सामने का, और बाकी जनता ना राजा ना व्यापारी बेचैन हो रहे, पटवारी बंद करो, कांग्रेस का जनता होगी आभारी। सोशल मीडिया में मजे ले रहे हैं, सोशल मीडिया में नकलनाथी का बयान चल रहा है। ठीक है, माफ कीजिए, बात कितनी चर्चा की इजाजत देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पब्लिक जो है, जो जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी बात को, वो बहुत बेहतर तरीके से समझ लेती है। ये सब जो जितने भी तरह के, अगर मैं कहूं कि आपके प्रयास हों, जो भी आप तकनीक का सहारा ले रहे हैं, हर चुनाव में लिए जाते हैं, नए नए प्रयोग होते हैं, लेकिन इन प्रयोगों से क्या चुनाव जीते जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये तय भी हो जाएगा जब ये 27 सीटों में चुनाव होंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो वोटरों को प्रभावित कर गई और क्या उसमें ये सब वर्चुअल वर्ल्ड भी शामिल था या नहीं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।